हमने पढ़ लिया था मौर्य वंश पढ़ लिया था पूरा। अब इसके बाद में कौन सा वंश पढ़ेंगे? गुप्त वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे? गुप्त वंश। चल जाओ भाई, तुमको किस बात का दुख है अपने जीवन में? किस बात का दुख है इसको बताओ। सीरियस भाग गई, देखो ये खच्चर है, ये सीरियसली नहीं लेगा है। कौन सा वंश पढ़ेंगे? गुप्त वंश, है ना। गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश के बारे में क्या क्या किसी को पता है? कोई बताए, बताओ। गुप्त वंश की राजधानी किसी को पता है? गुप्त वंश की राजधानी क्या है? अच्छा, हमने मौर्य वंश पढ़ा था, इसमें कौन सा साम्राज्य था? मगध का साम्राज्य था, है ना। मगध का साम्राज्य था और मगध के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ये गुप्त वंश है, ये उत्तर प्रदेश का वंश है। इसकी राजधानी क्या है? कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी कौशाम्बी है ना। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तुमने गाजियाबाद नाम सुना है? वहीं पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? गाजियाबाद की तरफ पड़ता है क्या? ये तुम्हारा कौशाम्बी। तो इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? कौशाम्बी में। किस वंश की? गुप्त वंश की, ठीक है ना। तो गुप्त वंश कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। कहते हैं कि जो गुप्त वंश है इसे भारत का स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का स्वर्ण काल। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में बहुत ज्यादा विकास हुआ है ना। सबसे ज्यादा विकास तो इसमें धर्म का हुआ है। धर्म जानते हो? जो भी धर्म आप तुम जानते हो। सनातन धर्म सुना है, जिसको हिंदू धर्म कहते हो। तो सबसे ज्यादा विकास हिंदू धर्म का इसी वंश में हुआ है ना। हिंदू धर्म या सनातन धर्म जिसको कहते हो, हिंदू धर्म का सर्वांगीण विकास इसी में हुआ है। सर्वांगीण समझते हो? सबसे ज्यादा विकास इसी वंश में हुआ है। सबसे ज्यादा कैसे? जो भी आज तुम हिंदू धर्म की रीति रिवाज देख रहे हो, प्रथा देख रहे हो, जो भी त्योहार देख रहे हो, वो सब इसी वंश में विकसित हुए हैं। समझ रहे हो ना। जिस प्रकार से तुम सारे त्योहार मनाते हो, सब कहाँ से स्टार्ट हुए हैं? गुप्त वंश से स्टार्ट हुए हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? भारत का स्वर्ण काल कहते हैं। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि सनातन धर्म का सर्वांगीण विकास किस काल में हुआ है, तो गुप्त काल में हुआ है, ठीक है ना। तुमने सुना होगा भगवान बुद्ध की बौद्ध धर्म के बारे में सुना है? बुद्ध तो पढ़ चुके हो ना, बौद्ध धर्म। तो भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे है? बताओ। अफगानिस्तान में एक जगह है बामियान। कहाँ पे है? बामियान। तो बामियान में बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति है। कौन सी? बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति, है ना। और ये मूर्ति भी इसी वंश ने बनवाई है ना। किसने बनवाई है? गुप्त वंशों ने। बामियान की में जो बुद्ध की मूर्ति बनी है ना, वो गुप्त वंशों ने बनवाई है। अभी तक ये भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति थी, लेकिन अभी क्या हुआ? तालिबानियों ने बम रख करके पूरी मूर्ति को तोड़ दिया, है ना। तो अभी ये मूर्ति खत्म हो चुकी है। फिलहाल पूरी बची हुई है, क्योंकि पूरे पहाड़ को काट करके बनाया गया था। तो अभी भी पूरी मूर्ति खत्म नहीं हुई है, पर पैर के आसपास का नीचे का हिस्सा जो है वो लगभग टूट गया है। गोलियों से उस पर फायर किया तो सब छेद बन गए उसमें, है ना। सर्च करना, गूगल पे देखना, बामियान के बारे में देखना। तो बामियान एक जगह है, अफगानिस्तान में पड़ता है ना। तो भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे बनी है? बामियान में बनी है। अच्छा, आप तुमने देखा होगा कि जैसे ही सनातन धर्म का जितना विकास हुआ, हमने बात की सनातन धर्म के विकास के बारे में, तो सनातन धर्म में कुछ कुरीतियां भी हैं, है ना। जैसे जाति भेद। क्या है? जाति भेद है सनातन में कि नहीं है? तो ये एक कुरीति है, अच्छी रीति तो है नहीं। तो जाति भेद भी सर्वाधिक कहाँ पे हुआ? गुप्त वंश में हुआ। जाति का भेद सबसे पहले कहाँ पे हुआ? गुप्त वंश में। सबसे ज्यादा जाति भेद कहाँ हुआ? गुप्त वंश में। अब बात करते हैं इसका संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त। अच्छा, ये श्रीगुप्त जो है ये कुषाण वंश का सामंत था। सामंत समझते हो? हाँ, वही। ये क्या था? ये कुषाण वंश का सामंत था। कुषाण वंश जानते हो लोग? कनिष्क को सुना है? कनिष्क का नाम सुना है? कनिष्क कुषाण वंश का था, है ना। तो ये उसी कुषाण वंश का क्या था? सामंत था। कुषाण वंश के बाद में कौन सा वंश आया? गुप्त वंश आया, है ना। उसी के सामंत लोग आगे क्या कर लिए? ये अगला वंश बना लिया, जिसको क्या कहते हैं? गुप्त वंश कहते हैं, क्योंकि इसके संस्थापक का नाम क्या था? श्रीगुप्त। तो उसी के नाम से क्या बन गया? ये वंश बन गया। इसने कभी भी स्वतंत्र रूप से शासन नहीं किया। इसने शासन कैसे किया? सामंत बनकर शासन किया। क्या किया?
सामंत बनकर शासन किया, है ना। तो इसके बारे में और स्पेशल कुछ जानने के लिए है नहीं, क्योंकि इसने अपने रूप से कुछ किया ही नहीं है। इसने क्या किया, सामंत बनकर के शासन किया। किसके सामंत बनकर, कुषाणों का। तो तुमसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि गुप्त वंश में गुप्त वंश के लोग हैं ये किसके सामंत थे, तो कुषाणों के सामंत थे। तो इसने सामंत बनकर के शासन किया। अगला शासक इसका हो जाता है दूसरे नंबर पे कौन, घटोत्कच। क्या नाम है इसका। अब ये भी खच्चर आदमी निकला। इसने भी क्या किया, इसने भी अपना स्वतंत्र रूप से शासन नहीं किया। इसने भी क्या किया, ये भी सामंत बनकर शासन कर रहा था। क्या कर रहा था, सामंत बनकर शासन किया, है ना। तो ये भी स्पेशल, इसमें भी कुछ नहीं है कुछ स्पेशल। जब जिसमें कुछ स्पेशल है नहीं तो उसको हम पढ़ेंगे क्या, नहीं पढ़ेंगे। जिसमें कुछ स्पेशल होगा वही पढ़ेंगे। अब बात करते हैं वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा, क्योंकि ये तो सामंत है, दूसरे के अधीन शासन कर रहे हैं, खुद अपने स्वतंत्र शासक है नहीं है। तो जो स्वतंत्र शासक होगा वो तीसरा वाला हो जाएगा। कौन सा, इसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम इसका, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये क्या है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। संस्थापक तो ये हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। लेकिन अगर बात करें वास्तविक संस्थापक कौन है, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इतनी जानकारी है, वास्तविक संस्थापक तक पहुंच गए। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त। इतनी सारी डिटेल है, छाप लो, फिर बात करते हैं। देखते हैं जो प्रतापी शासक हुए हैं गुप्त वंश में, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे प्रतापी एक ही शासक हुआ है, कौन सा, वो तो गया, कौन सा, समुद्रगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं, है ना। कहते हैं ये एकमात्र ऐसा शासक है जिसने सबसे पहले दक्षिण पे विजय प्राप्त की। सबसे पहले किसने विजय प्राप्त की दक्षिण पे, समुद्रगुप्त ने। अब दक्षिण जानते क्या है, ये अगर हिंदुस्तान है तो ये क्या है नीचे का, ये दक्षिण है। तो इसने कहा कि ये उत्तर भारत में, अभी तक उत्तर भारत के सारे साम्राज्य में पढ़ रहे थे, मगध कहाँ है, उत्तर में ही तो है ना। तो ये गुप्त वंश भी क्या है, उत्तर में ही है ना। तो यहाँ उत्तर वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने क्या किया, दक्षिण जाकर के वहां पे विजय प्राप्त की, है ना। तो इसका साम्राज्य कहाँ पर था, उत्तर में तो था ही, है ना, उत्तर भारत में तो इसका शासन था ही। पर दक्षिण में भी इसने क्या किया, दक्षिण भारत में भी इसने 12 राज्यों में, कितने राज्यों में, दक्षिण भारत के 12 राज्यों तक इसका क्या था, शासन था, है ना। कहते हैं ये जो समुद्रगुप्त है इसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। कितने, 3 समुद्रों का पानी पीता था। अब 3 समुद्रों का पानी पिएगा तो मर जाएगा, है ना। कहते हैं इसका एक तो समुद्र ये हो गया, ये अरब की खाड़ी, है ना, दूसरा इधर बंगाल की खाड़ी, है ना, और तीसरा इधर हिंद महासागर। तो इधर तीनों समुद्र का पानी पीता था, सुबह इधर, शाम को इधर, दोपहर में इधर। क्या इतना पानी पिएगा, है, पानी पीने के लिए दौड़ता रहे दिन भर, है। अभी पी चुके हैं हम, चलो दूसरी तरफ भागते हैं, है ना। पानी पीते पीते मर जाएगा, है ना। तो पानी पीने का मतलब ये नहीं था कि सुबह शाम इधर उधर पानी पिएगा, है ना। पानी पीने का मतलब ये था कि उसने दक्षिण पे विजय प्राप्त कर ली थी। अब वो चाहे तो उसका घोड़ा यहाँ पे पानी पी सकता था, यहाँ पे भी पानी पी सकता था, और इधर पे भी पानी पी सकता था। पानी पी सकने का मतलब केवल ये था कि तुम पानी वहीं से पी सकते थे जहाँ पे तुम्हारा शासन होगा, है ना। ऐसे थोड़ी ना तुम किसी के दूसरे के घर में घुस जाओगे, फ्रिज से बोतल निकालोगे, पानी पीने लगोगे, ऐसा होता है, नहीं होता। पीटे जाओगे नहीं पीटे जाओगे, तो पीटे जाओगे, जरूर पीटे जाओगे। तो तुम अपने घर में पी सकते हो, है ना। अब तुमने 4-5 घर बना रखे हो, उसमें 8-10 फ्रिज रखे हो, तो तुम चाहे जिसमें से पी लो, वो तुम्हारी मर्जी है ना। तो तुमको हम ऐसा भी कह सकते हैं, तुमने 10 फ्रिज अगर अपने घर में लगा रखे तो हम तुमसे ये तुमको ये कह सकते हैं कि तुम 10 फ्रिजों के पानी पीते हो। अब इसका मतलब थोड़ी ना कि एक बार एक घूंट इसमें से पियोगे, एक घूंट इसमें पियोगे, है ना। तो 3 समुद्रों का पानी पीने का मतलब क्या है कि उसको दक्षिण तक उसने विजय प्राप्त कर ली थी, और तीनों समुद्र वहीं तो मिलेंगे, उत्तर में तो कोई समुद्र है ही नहीं, समुद्र तो यहीं पे मिलेंगे। तो 3 समुद्रों का पानी कौन पीता था, समुद्रगुप्त का घोड़ा। तो ये क्वेश्चन आता है ना, किस शासक के लिए ऐसा कहा जाता है कि जिसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता है, तो कौन है, समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त ने एकमात्र पहला ऐसा शासक है जिसने दक्षिण पे विजय प्राप्त की। इसी कारण इसको कहते हैं भारत का नेपोलियन। क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन। नेपोलियन जानते हो, नेपोलियन कौन है, नेपोलियन बोनापार्ट, नाम सुना है, नेपोलियन बोनापार्ट। वो क्या था, एक फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी, है ना। जब विश्व क्रांति पढ़ोगे तो तुम वहाँ पे पढ़ना, विश्व के इतिहास में। वहाँ पे क्या था, फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस की तरफ से वो सेनापति था, है ना, उसने लीड किया था।
तो वो कभी हारता नहीं था, जहाँ पे भी युद्ध करने जाता था वो हर जगह जीत लेता था, है ना। और एक बार पहुंच गया भैया रूस। रूस के बारे में जानते हो, कभी देखा है रूस? वहाँ साइबेरिया का पठार है, एकदम से ठंडा। अब वहाँ गया, वहाँ इसके सारे सैनिक ठंडे पड़ गए और फिर क्या हुआ, ये वहाँ का युद्ध हार गया। उस युद्ध को कहते हैं वाटरलू का युद्ध, है ना। तो अलग से क्वेश्चन देख लेना, है ना। नेपोलियन के बारे में अगर देखना तो नेपोलियन ने कौन सा युद्ध हारा? नेपोलियन हारा है कौन सा? वाटरलू का युद्ध। वाटरलू मतलब लू लग गई उसको भी, है ना, ठंडी वाली लू लग गई। वाटर वाला है तो ठंडी वाली लू लग जाएगी। अब जब ये युद्ध हार गया तो रूस में हारा था ये युद्ध, है ना, फ्रांस का था, रूस गया था वहां लड़ने के लिए, वैसे तो कोई नहीं हारा, बस लास्ट वाला ये वाला हार गया। और जैसे ही ये वाला हारा, है ना, तो अंग्रेजों ने इसको उठा करके क्या किया, इधर एक द्वीप पड़ता है जिसको कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में एक पड़ता है सेंट हेलेना द्वीप, छोटा सा द्वीप है, वहां जाकर के इसको छोड़ दिया, है ना, उठा करके अकेले में छोड़ दिया कि यहीं रहो, यहीं मरो, है ना। तो उसको जाकर के कहाँ छोड़ दिया? सेंट हेलेना द्वीप। तो अगर पूछा जाए नेपोलियन की मृत्यु कहाँ पे हुई, तो सेंट हेलेना द्वीप। भारत में कहा जाए तुमसे कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त को एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं कविराज। क्या कहते हैं? चल जाओ भाई, का है, क्या कहते हैं इसको? कविराज कहते हैं। कविराज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कविताएं भी लिखता था, है ना, वीणा भी बजाता था, है ना, वीणा बजाया करता था समुद्रगुप्त, है ना। तो इसको संगीत का अच्छा खासा शौक था, साहित्य का अच्छा खासा शौक था। इसी के दरबार में एक कवि हुआ करते थे, इसके दरबारी कवि कौन होते थे? इसके दरबारी कवि थे, बहुत फेमस हैं, हरिसेन। कौन है? हरिसेन का नाम सुना है? इन्होंने एक पुस्तक लिखी है प्रयाग प्रशस्ति। किसी को याद है? नहीं याद है? इन्होंने एक पुस्तक लिखी है प्रयाग प्रशस्ति। तो जिसको याद होगा उसके लिए अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है वो भी याद कर ले कि हरिसेन की पुस्तक कौन सी है? प्रयाग प्रशस्ति। इसी में इसने लिखा है कि जितना, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है ना। प्रयाग पर जब उसने विजय प्राप्त की थी तो इसने सारी वीर गाथाएं उसकी लिखी है कि क्या क्या विजय इसने प्राप्त की, कैसे विजय प्राप्त की, तो सारी इसकी बात इसने की है ना। अब बात करें अगर इसने क्या क्या अपने समय में काम किया है, तो समुद्रगुप्त ने सिक्के चलवाए थे। क्या कराया था? सिक्के चलवाए थे, है ना। तो कई प्रकार के सिक्के चलवाए हैं, तो उनको देख लेते हैं कौन कौन से सिक्के चलवाए हैं। इसने एक प्रकार के सिक्के चलवाए थे जिनको कहते हैं राजा रानी प्रकार के सिक्के। कौन से? राजा रानी प्रकार के सिक्के। ये कैसे सिक्के होते थे? सिक्कों पे राजा और रानी की फोटो छपी होती थी, तो उनको क्या कहते थे? राजा रानी प्रकार के सिक्के। इसने एक और प्रकार के सिक्के चलवाए थे जिसको कहते हैं मयूर शैली। मयूर शैली के सिक्के। अब मयूर शैली के सिक्के क्या होते थे? मयूर शैली वाले सिक्कों में ये होता था कि उसमें मोर छपा हुआ होता था, है ना। तुमने एक सुना होगा मयूर सिंहासन के बारे में, तो वहाँ ये यहाँ पर नहीं है, वो दिल्ली सल्तनत की बात है, वो वहाँ पे है। लेकिन मयूर शैली के सिक्कों की बात करें तो ये गुप्त वंश से संबंधित है ना। इसमें क्या हुआ था कि मोर छपे हुए सिक्के किसने चलवाए थे? समुद्रगुप्त ने चलवाए थे। हमने बताया अभी इसके पहले कि इसको वीणा बजाने का शौक था। क्या था? वीणा। ये वीणा बजाया करता था, है ना। तो इसने सिक्कों पे क्या किया? वीणा बजाते हुए छपवा दिया, है ना। वीणा बजाते हुए अपने सिक्कों पे एक मूर्ति छपवा दी, है ना। तो इसके कितने प्रकार के सिक्के हो गए? 3 प्रकार के हमने तुमको बताए हैं और भी, है ना, जैसे सैनिक वेशभूषा के सिक्के, सब और भी सिक्के हैं, पर इंपॉर्टेंट यही है। एक तो ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा हो जाता है कि मयूर शैली वाला सिक्का किसने चलवाया? तो समुद्रगुप्त ने चलवाया। और वीणा बजाते हुए सिक्के किसने चलवाए? समुद्रगुप्त ने चलाया। उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो जाता है राजा रानी प्रकार के सिक्के। तो राजा रानी प्रकार के सिक्के किसने चलवाए? समुद्रगुप्त ने चलवाए। और कह दें कि अगर किस ऐसा कौन सा शासक था जिसने दक्षिण पे सबसे पहले विजय प्राप्त की? समुद्रगुप्त था, है ना। समुद्रगुप्त के बारे में इंपॉर्टेंट बात वो हो जाती है कि इसका घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये भारत हैगा तो इसके पूरब इधर होगा। ये क्या है? पूरब। और पूरब के बारे में हमने बता रखा है कि इधर कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी किधर है? भारत के पूरब में है। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये जियोग्राफी का भी यहाँ से कवर हो गया कि भारत के पूरब में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम में कौन सी खाड़ी है? अरब की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? अरब की खाड़ी, है ना। तो तुम्हारे 2 क्वेश्चन यहाँ से ज्योग्राफी के तैयार हो गए कि भारत के पूरब में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। भारत के पश्चिम में कौन सी खाड़ी है? अरब की खाड़ी। भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर है ना। ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, ठीक है ना। तो ऐसे भी अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा एकमात्र कौन सा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, तो कौन सा है? हिंद महासागर है। तुमने सुना होगा दक्षिण चीन सागर,
तुम कह सकते हो कि एक चीन भी हो गया है ना, दक्षिण चीन सागर भी किसी देश के नाम पे है, पर वो महासागर नहीं, वो क्या है, वो सागर है। महासागर अलग होते हैं और सागर अलग होते हैं। तो अगर महासागर की बात की जाए तो सबसे एकमात्र ही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया है। वो कौन सा है, हिंद महासागर है। अच्छा, हिंद महासागर के बारे में एक और बात कही जाती है, एक कौन सा ऐसा महासागर है जो आधा है, तो वो कौन सा है, वो हिंद महासागर है ना। हिंद महासागर को आधा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उत्तर में नहीं फैला है, क्योंकि उत्तर में तो इसके पूरा महाद्वीप शुरू हो जाता है ना, तो इधर महाद्वीप में ये नहीं फैला है, इधर केवल दक्षिण में ही ये फैला हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आधा महासागर भी कहते हैं। इतना छाप लो, फिर बात करते हैं आगे। आप देखते हैं अगला शासक कौन होगा गुप्त वंश का, किसी को कोई आइडिया है अगला शासक कौन होगा? हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, थोड़ा रुक के लाओ उसको। अगला शासक होगा रामगुप्त। कौन होगा? रामगुप्त। कौन है ये गुप्त वंश का अगला शासक हो जाएगा। समुद्रगुप्त के बाद में शासक कौन बना? रामगुप्त शासक बना। अच्छा, इसने अपने जीवन काल में कुछ विशेष किया नहीं, खच्चर टाइप का आदमी था, है ना, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। इसको हमने इसको तुमको बताया इसलिए दिया क्योंकि इसकी पत्नी जो थी बहुत सुंदर थी, है ना। क्या था, अभी देखो इनके खच्चरों के चेहरे पे कैसे मुस्कान आई है ना। इसकी विशेषता यही थी कि इसकी पत्नी क्या है, बहुत सुंदर थी, इसीलिए इसको हम पढ़ रहे हैं, वरना इसको पढ़ते ही नहीं, इसको छोड़ ही देते, इसके बाद में डायरेक्ट हम चंद्रगुप्त द्वितीय पे आ जाते हैं, है ना। तो इसकी पत्नी सुंदर होने के कारण क्या हो गया, इसको पढ़ना पड़ रहा है। इसकी पत्नी का नाम पता है किसी को? इसकी पत्नी का नाम था देवी। क्या नाम था? देवी। बहुत सुंदर थी, है ना। और सुंदरता कभी कभी क्या हो जाता है बताओ, सुंदरता के लिए हो जाता है खतरा, होता है नहीं होता है? सुंदरता से खतरा कैसे हो जाता है? बहुत लोग देखने लगते हैं, है ना। इसकी पत्नी को भी बहुत लोग देखने लगे। अब इसकी पत्नी को किसने देखा पता है? हाँ, अभी देखो क्या सर, ये वाली बात तो हमको पता थी पर अभी याद नहीं आ रही है, मौके पे नहीं याद आ रही, बाकी सब पता था। इसकी पत्नी देखो, इसका एक भाई था। इसका भाई पता कौन था? इसका भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। कौन था? पहले वाला कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। और चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है? ये दूसरा है जो अपने भाई की पत्नी से प्रेम करता है। क्या करता है? हाँ, अब इसकी जो पत्नी है ये भी इससे प्रेम करती है। इनका दोनों साइड से चल रहा है ना। इनका बवाल चल रहा है। अब ये बेचारे बेवकूफ़ हैं, बैठे हैं आराम से, इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसको देखो कितना आप सोच रहे हैं, सर ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, वो ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन आया कि सर बिल्कुल गलत हो रहा है, ये ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, है ना। तो इनका आपस में चल रहा था। सुंदर बहुत ही, ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है कि जो देवी हैं रामगुप्त की पत्नी, वो बहुत सुंदर थी, है ना। तो इसी चक्कर में इसके भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी। और फिर क्या हो गया? अब इसकी पत्नी कौन हो जाएंगी बताओ? चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी कौन हो जाएंगी? देवी, है ना। तो देवी एकमात्र ऐसी पत्नी है जो जिनके दो पति हैं, ठीक है ना। हाँ, द्रौपदी के 5 पति थे, 2 पतियों की बात कर रहे हैं, है ना। तो उनमें ऐसा कुछ था नहीं। इनमें ऐसा है कि इनकी पत्नी क्या है, किसी दूसरे से प्रेम करती है। और वो प्रेम किससे करती है? अपने ही देवर से करती है, यानी कि अपने पति के भाई से करती है। अब ये वाला जो था, ये वाला बहुत प्रतापी राजा हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय ये बहुत प्रतापी शासक हुआ था। कैसे? जो उस समय के जो शक शासक होते थे, शक एक होते थे ना शासक, तो इसने शकों को पूरा फाइनल कर दिया एक बार में। शक लोग बार बार परेशान कर रहे थे इनको, है ना। जितने भी शासक आते थे, शक लोग बार बार आक्रमण करके लूटपाट करके चले जाते थे। अब ये जब बना शासक, है ना, क्योंकि भाई को मार दिया आपने, अगला शासक कौन बन जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय बन जाएगा। अब जब ये बना तो इसने सबसे पहले वही फाइनल किया जो ज़्यादा टेंशन वाली बातें थी। तो टेंशन वाली बातें थी शक इनके लिए। शक लोग बार बार इन पर आक्रमण कर रहे थे और बार बार ये लोग परेशान हो रहे थे, इनका नुकसान हो रहा था लड़ाई झगड़े से। तो उसने कहा कि बार बार वाला मैटर रखते नहीं, एक ही बार में खत्म कर देते हैं, फाइनल करते हैं, है ना। तो इसने पूर्ण रूप से शकों को खत्म कर दिया। क्या किया? शकों की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म कर दी, है ना, कि अब शक इसके बाद में आक्रमण नहीं करेंगे। इसने पूरा शक साम्राज्य ही समाप्त कर दिया, है ना। शक समूह के बारे में सुना है? वही वाले शक। तो इसने पूरे शक जितने भी साम्राज्य था, शक साम्राज्य को पूरा एकदम से खत्म कर दिया। और इसने जब भी इसको खत्म किया तो इसने अपने आप में उपाधि ली। क्या उपाधि ली बताओ? इसने उपाधि ली विक्रमादित्य की।
शक को समाप्त करने पे इसने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य। क्या उपाधि ली? विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली? तुम्हारा एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि ली? तो विक्रमादित्य की, है ना। इसीलिए इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। और यही वो काल है जिस काल में हमने बताया था कि सनातन धर्म का सर्वांगीण विकास हुआ था, है ना। इसी के शासन काल में क्या हुआ था? सनातन, सनातन समझते हो? हिंदू लिख दें, है ना। वैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है ना। धर्म कौन सा है? सनातन, पर हम लोग जानते हैं हिंदू के नाम से है तो लिख देते हैं, है ना। तो क्या हुआ? सनातन धर्म का सर्वांगीण विकास किसके काल में हुआ? सर्वांगीण विकास हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। तो ये भी तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेट में, इससे ज्यादा कठिन कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसने सिक्के चलवाए थे। सिक्के कौन से चलवाए थे? इसने चांदी के सिक्के चलवाए। कौन से सिक्के चलवाए? चांदी के सिक्के चलवाए, है ना। इसने चांदी के सिक्के चलवाए, ठीक है ना। अच्छा, ह्वेनसांग का नाम सुना है ना? सुना है किसी ने? ह्वेनसांग का कितने लोगों ने नाम सुना है? हाँ, ह्वेनसांग पहला चीनी यात्री था। फायान का नाम सुना है? फायान इसी के टाइम पे आया था। ह्वेनसांग इसलिए बताया क्योंकि ह्वेनसांग से तुम लोग परिचित हो। और फायान इसके साथ, हाँ, इसी के शासन काल में कौन आया? फायान भारत आया, है ना। तो इसने क्या चलवाया? चांदी के सिक्के चलवाए। इसने और भी काम किया। इसने न्याय के लिए बहुत ज्यादा काम किया, है ना। न्याय के लिए ये प्रसिद्ध था। क्या था? न्याय के लिए प्रसिद्ध था, है ना। इसने सबसे पहले न्याय किसको दिलवाया? देवी को न्याय दिलवाया। कहा कि तुम जिससे प्रेम करती हो तुम्हारी शादी उसी से होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले न्याय इसने देवी को दिलवाया। फिर ये आगे क्या हुआ? न्याय के लिए प्रसिद्ध हो गया। इसने न्याय पे बहुत ज्यादा काम किया था। इसी के शासन काल में एक आया था चीनी यात्री। कौन आया? चीनी यात्री। इस यात्री का नाम क्या था? फायान। क्या नाम था? अच्छा, कोई बता सकता है फायान की पुस्तक कौन सी है? फायान ने कौन सी पुस्तक लिखी? किसी को याद हो तो बता चुके हम, फाउंडेशन वाले बच्चों, याद हो तो। और याद करने की ट्रिक भी बता दी थी ह्वेनसांग और फायान दोनों की। अब अगर भूल गए तो तुम सोच लेना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हमने बताया था फा से याद कर लेना। फायान है तो सबसे पहले इसमें पुस्तक में क्या नाम आएगा? फा आएगा, है ना। तो फा हो गया। अब आगे, हाँ, कह रहे आगे ऐसे कुछ था सर, पर क्या वो नहीं पता है। फा क्यू की, इसकी पुस्तक का नाम क्या है? फा क्यू की। किसकी पुस्तक है ये? फायान की। फायान की पुस्तक का क्या नाम है? अच्छा, एक और बताया था हमने अभी, ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम किसी को पता है? सा क्यू की उतार रही, देखो कह रहे बस ये फा क्यू की, वो सा क्यू की, है ना। देख रहे कैसे लॉजिक लगा रही है, बता। हाँ, ऑप्शन आ जाएगा तो लगा देंगे। कह रहे हैं कि ऐसे नहीं बता पाएंगे, ऐसे बन नहीं पाता है। ह्वेनसांग की पुस्तक कौन थी? सी क्यू की। क्या नाम था? सी क्यू की, ठीक है। अच्छा, मेहरौली गए कोई लोग? मतलब दिल्ली के आसपास कहीं गए कोई लोग? गए दिल्ली? देखा होगा मेहरौली में एक लोहे का खंभा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लोहे का खंभा लगा हुआ है और वो खुले में लगा हुआ है। लगभग 1600 सालों से वैसे ही लगा हुआ है, ठीक है ना। रोज हर साल की बारिश झेलता है, धूप झेलता है, सब कुछ करता है ना। मौसम परिवर्तन पूरा झेलता है, वो हर साल झेलता है। पर फिर भी 1600 सालों में आज तक उसमें कोई भी जंग नहीं लगी है ना। तो उस लोहे के स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। मेहरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, है ना। तो इसने ये भी बनवाया मेहरौली का लौह स्तंभ, है ना। क्या बनवाया? लौह स्तंभ, ठीक है ना। इसकी विशेषता यही है कि इसमें कभी भी जंग नहीं लगती है। आज तक लोग समझ रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या मिलाया गया है। 98% इसमें लोहा है, 2% में और सारी चीज़ें मिलाई गई हैं, लेकिन फिर भी आज तक इसमें जंग नहीं लगी, जबकि लोहे में जंग बहुत जल्दी लग जाती है ना। और ये खुले में रखा हुआ है, इतने सालों से इसमें अभी तक जंग नहीं लगी हुई। ये है इसकी विशेषता, इसीलिए इसको स्पेशल पढ़ा जाता है। दिल्ली में पड़ता है मेहरौली। गए हो कभी लोग? देखा है किसी ने? जाना, आपको भी देखना जाके। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 7 फीट का है मात्र। कितना है?
7 फीट का है, लगभग 6300 किलो का है, 6 कुंटल 30 किलो ऐसे कुछ है ना, 63 तो इतना ही तो होगा, हाँ वही 6300 किलो का है लगभग, ठीक है ना, 6300, हाँ 6300 किलो का है, ठीक है, 6300 किलो का है और 7 फीट का है, ठीक है ना। चलो 6300 किलो का, ऐसे कह सकते हैं, ये तो आ रहा है 6300 किलो मतलब 6 कुंटल 300, 6 कुंटल हुआ कितना 600 किलो, 300 किलो अलग हो गया, वो 3 कुंटल हो गया, 9 कुंटल नहीं हो गया वो, अरे खच्चर, छापो इसको, 6300 किलो मतलब 6300 किलो, ठीक। अब देखो, अब बात करते हैं अगले शासक। अच्छा, पिछले शासक में हमने एक चीज छूट गई, पिछले वाले में हमने बताया था क्या, कौन शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। उसी के समय पे नवरत्न हुआ करते थे। नवरत्नों के बारे में सुना है? एक तो तुम नवरत्न सुनोगे जब अकबर पढ़ोगे, है ना, अकबर के नवरत्नों के बारे में, और एक ये है जिसके नवरत्नों के बारे में तुम पढ़ोगे, है ना। तो समुद्रगुप्त क्या नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, चंद्रगुप्त वही वाला है, अगला नहीं है कोई, तो ये समझना कि दोबारा लिखवा रहे हैं। ये पिछले वाले की बात करें जो पीछे में छूट गया, है ना। इसके क्या थे, 9 रत्न थे। कितने थे? रत्न थे। 9 रत्न में कौन कौन था? फेमस पढ़ लेते हैं, सारे पढ़ने हैं, हाँ फेमस पढ़ लेते हैं। कह रहा सब बताओ सर जी। कालिदास का नाम सुना है? तो तुमसे पूछा जाएगा, ये फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहता है कि कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा, या तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय लिखा होगा, है ना। तो अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कालिदास किसके नवरत्नों में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। या फिर किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। अच्छा, वराहमिहिर का नाम सुना है? वराहमिहिर, हाँ, ये भी किसके नवरत्नों में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में थे। एक व्यक्ति का नाम है धन्वंतरी। क्या नाम है? धन्वंतरी। तो धन्वंतरी भी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में तुम लोग पढ़ना थोड़ा सा कि कालिदास ने क्या किया, कालिदास की रचनाएं पढ़ लेना, है ना। कालिदास किस शाखा के भक्त हैं, किस शाखा के कवि हैं, है ना। ये सारी चीज़ें पढ़ लेना तुम। धन्वंतरी के बारे में देखना, धन्वंतरी क्या है ना। और देख लेना वराहमिहिर के बारे में, ठीक है ना। बहुत सारी डिटेल हैं, जाएंगे तो और डिटेल में जाएगा। अब बात करते हैं अगला शासक। अगला शासक कौन हो जाएगा? अगला शासक कौन हो जाएगा? कुमारगुप्त, है ना। अगला शासक कौन हो जाएगा? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में क्या है? कुमारगुप्त ने क्या किया? विशेष कुछ नहीं किया, पर एक काम इसने ऐसा किया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। क्या काम किया ऐसा? है कोई आइडिया ऐसा इसने क्या काम किया? देखो, विशेष मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं किया इसने, है ना। इस पूरे गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? समुद्रगुप्त। दूसरे नंबर पे सबसे प्रतापी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसको इतना प्रतापी इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी के जितने भी पुराने गुप्त शासक हुए हैं उन सबके समय में शकों का समस्या एक बनी हुई थी, है ना। वो परमानेंट समस्या थी कि इसको कैसे न कैसे खत्म करना है समस्या को। ये आया, इसने शकों को समाप्त कर दिया, है ना। तो अभी टेंशन वाली कोई बात रह नहीं गई थी, है ना। दूसरा, न्याय के लिए इसने अच्छा खासा काम किया था, है ना। तो इसलिए उसको थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना। बाकी इसने नवरत्न थे, नवरत्न भी पढ़ने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तुम्हारे लिए उतना ज़्यादा है नहीं क्योंकि तुम्हारा पेट का एग्जाम है, तो उतना ज़्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, है ना। तो तुम्हारे लिए इतना ही है कि नवरत्नों में मेन जो थे तो कालिदास थे, वराहमिहिर थे और धन्वंतरी इसके नवरत्नों में थे। फिर आ जाता है अगला शासक कुमारगुप्त, है ना। तो कुमारगुप्त की विशेषता ये है कि इसने ऐसा काम किया जैसा दुनिया में किसी ने नहीं किया, है ना। और आज भी वैसे काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? समाज में कुछ भी काम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक काम है जिसको निरंतर करना ही चाहिए, उसमें परिवर्तन करना चाहिए, सुधार करने की आवश्यकता हर समय रहती है। कौन सा? किसी को आइडिया है? हाँ, कोई बोला था, हाँ, शिक्षा। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। शिक्षा हर समाज में, हर जितने भी शासक आते हैं, अभी भी शासक होते हैं ना, जिनको हम चुन करके भेजते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उन सबको भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी पे देना, इंपॉर्टेंस हमने देना चाहिए कि शिक्षा पे विशेष ध्यान दें, है ना। पर वो सबसे कम ध्यान शिक्षा पे ही देते हैं, है ना। इसीलिए हमारा समाज पिछड़ता चला जाता है ना। तो पहले एक ऐसा समय था जब दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी हमने बनाई थी, है ना। दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन थी? तक्षशिला। कौन थी? तक्षशिला थी। मौर्यों के समय में, गुप्त उसके बाद में आए, है ना। इसके पहले बहुत सारे हो गए। नालंदा तब थी, वो तक्षशिला तब थी जब
चंद्रगुप्त मौर्य था उससे भी पहले, चंद्रगुप्त मौर्य से भी पहले थी, जहाँ पे चाणक्य प्रोफेसर हुआ करते थे, वो तक्षशिला होती थी, वो भी हमारे यहाँ होती थी। तो पाकिस्तान हमारे यहाँ तो होता था, वो पाकिस्तान में पड़ती है अभी, है ना। तो तक्षशिला पहली यूनिवर्सिटी है ना। फिर उसके बाद में बनी नालंदा, है ना, नालंदा बनी। अच्छा, इसने क्या किया, इसने ऐसा काम किया कि इसने क्या किया, नालंदा यूनिवर्सिटी खुलवाई। क्या करा, नालंदा विश्वविद्यालय, है ना। और ये कहाँ पे है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, बिहार में पड़ता है ना। तो तुमसे अगर पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया, कुमार गुप्त ने बनवाया, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने बनवाया। अच्छा, हमने ये भी कहा था कि इसने ऐसा काम किया जैसा दुनिया में किसी ने नहीं किया था, पहली बार इसने ऐसा काम किया था। अगर केवल नालंदा विश्वविद्यालय ही खुलवाया तो क्या इससे पहले कोई विश्वविद्यालय नहीं थे? हमने अभी बताया तक्षशिला था नहीं था? तो था, फिर भी हमने ऐसा क्यों कहा कि इसने ऐसा काम किया जैसा दुनिया में किसी ने पहले नहीं किया था। इसने ऐसा शिक्षा के बारे में ऐसा सोचा था जैसा आज भी होता चला आ रहा है, उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन की जरूरत होती रहती है ना। पर इसने सबसे पहले शुरुआत इसी ने की थी, जानते हो क्या? इसने सबसे पहले दुनिया में जो विश्वविद्यालय खोला था उसमें सबसे पहले आवासीय सुविधा दी थी। क्या दिया था? आवासीय सुविधा दी थी। क्या दिया था? आवासीय सुविधा। मतलब यहीं रहो, यहीं खाओ, यहीं पढ़ो, सारा कुछ यहीं तुमको करना है ना। जब तक तुमको पढ़ना है तब तक तुमको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पढ़ो, ठीक है। यहीं पे रहोगे, यहीं पे खाओ पियो और यहीं पे पढ़ो। पूरा तुमको फोकस किस पे करना है? पढ़ाई पे देना है, शिक्षा पे अपनी देना है ना। इसमें कहते हैं, इसमें बौद्ध धर्म की बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी, है ना। तो बौद्ध धर्म के बारे में सिखाया जाता है बहुत सारे। इसमें ऐसा कहते हैं कि अगर आज नालंदा विश्वविद्यालय सुरक्षित होता, है ना, तो हम लोग कब का विश्वगुरु हो चुके होते, है ना। कहते हैं कि बहुत बड़े साइंटिस्ट अपने आप को साइंटिस्ट मान लेते हैं, है ना। डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत सुना है तुम लोगों ने, है ना। कहते हैं डाल्टन ने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था, है ना। उससे बहुत साल पहले हमारे यहाँ एक हुआ करते थे वैदिक सभ्यता में, है ना, एक साहित्यकार हुआ करते थे, इनको कहते थे कणाद, ऋषि होते थे। उन्होंने अपने पुस्तक लिखी थी कणाद, उसमें इन्होंने लिखा था, वैसे पुस्तक थी उनकी, उसमें उन्होंने लिखा था कि जैसा परमाणुवाद का सिद्धांत डाल्टन ने दिया है सेम वैसा ही उन्होंने पहले लिख के दे चुके थे वो, है ना। मतलब सोचो उस समय में जब लोग ऋषि मुनि हुआ करते थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना। लोग बैठ करके आराम से तपस्या करके सारी ज्ञान वैसे पता लगाते थे अपना, वैसे जो भी जैसे पढ़ते होंगे, जैसे पता लगाते होंगे। तब उस समय में उन्होंने खोज कर ली थी कि परमाणुवाद क्या होता है ना। उन्होंने तब बताया था कि इस सृष्टि में सबसे छोटा कण कौन सा है, जो सबसे छोटा कण होते हैं उनको परमाणु कहा जाता है ना। तो वही उन्होंने सिद्धांत दिया था। डाल्टन भी आए, उन्होंने भी कहा कि परमाणु के बाद में इसको अब जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा इस सृष्टि में वो क्या है, परमाणु, उसको अब तोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब इतना छोटा कण जिसको तोड़ा ही नहीं जा सकता, है ना। अभी कुछ भी होगा, जैसे ये मार्कर है, इसको हम तोड़ के छोटा कर सकते हैं, और छोटा होगा उसको और तोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जिसके बाद में इसको तुम तोड़